Hello, beautiful people. How are you all? I hope you all are fine and doing very, very well. Our today's topic is archaeological techniques. फालतू की बातों के बगैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं, ये किस चीज़ की स्टडी होती है और इसकी टेक्निक्स क्या है। ठीक है, तीन मेन टेक्निक्स एक्सप्लोरेशन है, एक्सकवेशन है और डेटिंग मेथड्स हैं। इनके भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, आर्कियोलॉजी की डेफिनेशन लिखी हुई है। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट based on objects or remains of the buildings that are found in the ground. आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ पास्ट को कहते हैं। बाय द वे, स्टडी ऑफ पास्ट को हिस्ट्री भी कहते हैं, बट आर्कियोलॉजी उस स्टडी को कहते हैं जो बेस्ड होती है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर या रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स के ऊपर जो ग्राउंड से पाई जाती हैं, जो ज़मीन से पाई जाती हैं। जब हम खुदाई करते हैं, एक्सकवेशंस करते हैं, वहाँ से चीज़ें निकालते हैं, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स होती हैं, पुरानी चीज़ें होती हैं, कुछ उनको पढ़ते हैं, उनसे पास्ट का पता लगाते हैं, तो उस स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। इज़ इट क्लियर? द थ्री मेन आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स आर, जो तीन मेन आर्कियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वो ये हैं। पहला एक्सप्लोरेशन है, दूसरा एक्सकवेशन है और तीसरा है डेटिंग मेथड्स। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोरेशन देखते हैं। एक्सप्लोरेशन टेक्निक कौन सी टेक्निक है आर्कियोलॉजिकल टेक्निक में? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द फर्स्ट टेक्निक इज एक्सप्लोरेशन टेक्निक। A systematic survey in a scientific way is carried out for finding out remains of prehistoric men to understand prehistoric archaeology. Such a survey is known as exploration. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कि एक्सप्लोरेशन किसको कहते हैं। सिंपली एज द नेम सजेस्ट्स, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर जो भी हम करते हैं वो ऊपर ऊपर से हम करते हैं। उसके लिए हमें कोई डिगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी सामान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली एक्सप्लोर करना होता है। तो ये एक सिस्टमेटिक सर्वे होता है। एक सर्वे की जाती है, एक साइंटिफिक तरीके से सर्वे की जाती है, ताकि जो रिमेन्स हैं प्री हिस्टोरिक मैन के, उनको समझा जाए, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी को समझा जाए, और उस तरह की सर्वे को ही हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट इज एक्सप्लोरेशन स्टार्ट्स विद कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड एसोसिएटेड मटेरियल्स। दूसरा पॉइंट आप ये ऐसे लिख सकते हैं, एक्सप्लोरेशन में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है आर्टिफैक्ट्स की कलेक्शन से। जो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किए गए होते हैं उनको हम एक्सप्लोर करते हैं, उनको हम देखते हैं, या उनसे जो जुड़े बाकी मटेरियल्स होते हैं उनको पढ़ के, उनको एक्सप्लोर करके हम आर्कियोलॉजी का पता लगाते हैं। द थर्ड पॉइंट अबाउट एक्सप्लोरेशन टेक्निक इज exploration can be extensive. As the name suggests, the explorer covers as much area as one needs to do to find out much more about prehistory. एक्सप्लोरेशन जो है ये एक्सटेंसिव भी हो सकती है। एक्सटेंसिव से ही आप समझ सकते हैं कि जो एक्सप्लोरर होता है, एक्सप्लोर करने वाला होता है, ये बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, बहुत ज़्यादा एरिया को एक्सप्लोर करता है, ताकि उसे प्री हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। एक्सप्लोरेशन कैन बी इंटेंसिव एज वेल। इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क इन लेस टाइम। एक्सप्लोरेशन इंटेंसिव भी हो सकती है, ठीक है, ये एक्सटेंसिव भी हो सकती है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है एक एक्सप्लोरर, ताकि वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। और ये इंटेंसिव भी हो सकती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, कम टाइम में, कम समय में इसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है। सम साइट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन आर पालावारम नियर चेन्नई, नर्मदा वैली, कोटलियार रिवर वैली। कुछ साइट्स हैं एक्सप्लोरेशन की जो एक्सप्लोर की गई हैं, जैसे पालावारन है चेन्नई के नज़दीक, नर्मदा वैली है और कोटलिया रिवर वैली है। इनको एक्सप्लोर किया गया है। ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज़ एक्सकवेशन टेक्निक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हर कोई पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज़ से, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो, या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आपका क्लास एग्जाम हो। तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से लिख सकते हो वहाँ पे। मैंने ईजी वर्डिंग यूज़ की है और हर कोई पॉइंट मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। तो चलिए एक्सकवेशन टेक्निक को पढ़ते हैं। तो पहली टेक्निक जो थी एक्सप्लोरेशन, वो हमने पढ़ ली। एक्सप्लोरेशन मैंने आपको बता दिया कि एक साइंटिफिक सर्वे होता है। ये किसी जगह की सर्वे करते हैं, आर्टिफैक्ट्स की सर्वे करते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, सरफेस सर्वे होती है। नंबर सेकंड इज एक्सकवेशन टेक्निक। एक्सकवेशंस इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द अंडर सरफेस मटेरियल्स बाय डिगिंग देम आउट। एक्सकवेशन से ही समझ गए होंगे आप, इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ अंडर सरफेस मटेरियल्स। उन मटेरियल्स की स्टडी की जाती है जो ज़मीन के नीचे होते हैं, उनको बाहर किया जाता है, डिगिंग करके, खोद के उनको बाहर निकाला जाता है, और उन्हीं की स्टडी को हम एक्सकवेशन कहते हैं, ठीक है, एक्सकवेशन टेक्निक कहते हैं। Excavation is done to discover a cultural sequence in the site and also to collect records of cultural levels lying below the surface of the soil.
साइट्स की एक्सकवेशन की जाती है ताकि वहाँ से कल्चरल सीक्वेंस डिस्कवर की जा सके कि वो लोग जो थे किस तरह के कल्चर को अपनाते थे, कल्चरल लेवल्स क्या थी ज़मीन के अंदर, वो सारी चीज़ें पता लगाने के लिए एक्सकवेशन की जाती है। तो अब हम टाइप्स पढ़ते हैं एक्सकवेशन टेक्निक की। इसके भी अपने अपने टाइप्स हैं एक्सकवेशन टेक्निक के। नंबर फर्स्ट इज़ टेस्ट पिट और ट्रायल ट्रेंच, जिसको आप टेस्ट पिट या फिर ट्रायल ट्रेंच के नाम से जानते हैं। These are random sampling trenches dug to explore what lies beneath so that further course should be taken in future research. टेस्ट पिट या ट्रायल ट्रेंच जो है ये रैंडम सैम्पलिंग ट्रेंच होते हैं। इनको रैंडमली डग किया जाता है ताकि सैंपल के तौर पे ताकि एक्सप्लोर किया जाए कि नीचे क्या है, और अगर वहाँ से कोई ऐसा एविडेंस मिलता है कि हाँ यहाँ से हमें एक्सकवेशन करके कुछ ना कुछ मिल सकता है प्री हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, तो फिर फ्यूचर रिसर्च में उसको और ज़्यादा खोदा जाता है, उसकी एक्सकवेशन की जाती है और फिर वहाँ से डिस्कवरीज की जाती हैं। टेस्ट पिट में या ट्रायल ट्रेंच में आपको इतना याद रखना है कि ये रैंडम सैम्पलिंग ट्रेंच होते हैं सैंपल के तौर पे। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सकवेशन इज वर्टिकल मेथड। इट सिंपली मीन्स द एक्सकवेशन ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया इन डेप्थ। इसका सिंपली मतलब है एक्सकवेट करना किसी एरिया को, किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया को डेप्थ में वर्टिकली। वर्टिकल मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि गहराई में जाना है, सीधा नीचे खोदना है। द वर्टिकल एक्सकवेशन इज इंटेंडेड फॉर अंडरस्टैंडिंग कल्चरल सीक्वेंस एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द साइट। वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं कल्चरल सीक्वेंस को समझने के लिए, और जो साइट की क्रोनोलॉजी है कि किस तरह की चेंज आई हैं वो समझा जाता है वर्टिकल मेथड से। तो वर्टिकल मेथड में सिंपली याद रखना है कि ये डेप्थ में की जाती है। ये एक वर्टिकल एक्सकवेशन होता है, सीधा डायरेक्टली नीचे खोदना पड़ता है। नंबर थर्ड इज हॉरिजेंटल मेथड। हॉरिजेंटल मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सकवेशन ऑफ अ लार्ज एरिया। हॉरिजेंटल मेथड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है लार्ज एरिया की एक्सकवेशन करने के लिए, क्योंकि ये हॉरिजेंटली हमें खोदना पड़ता है, सरफेस खोदनी पड़ती है, तो ज़्यादा एरिया इसमें कवर होता है। इन दिस मेथड द ट्रेंच आर लेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड्स और बॉक्सेज एज लेड एट आरिकामेडू बाई मॉर्टिमेर व्हीलर। इस मेथड में क्या होता है, जो ट्रेंच होते हैं या पिट्स होते हैं वो किस फॉर्म में हम खोदते हैं, ग्रिड्स की फॉर्म में या बॉक्सेस की फॉर्म में। हम डब्बे जैसे बना लेते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं या ग्रिड बना लेते हैं, और उन्हीं बॉक्सेस को फिर हम नीचे लेके जाते हैं और ज़्यादा एक्सकेवेट करते हैं, जैसे आर्कामेडू में मॉर्टिमेर व्हीलर ने एक्सकेवेशन की थी। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। लास्ट पॉइंट अबाउट हॉरिजेंटल मेथड इज इट इज़ यूज्ड इन द एक्सकेवेशन ऑफ फोर्टिफिकेशन एंड टाउन्स। हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन मेथड जो है ये इस्तेमाल की जाती है फोर्टिफिकेशंस जहाँ हो या फिर ज़्यादा टाउन्स जहाँ पे हो। नंबर थर्ड इज स्टेप ट्रेंच मेथड। The trenches are excavated in steps in order to maintain the stability of the trench walls and reduce the risk of collapse. एक और टाइप है इसका एक्सकेवेशन का, दैट इज स्टेप ट्रेंच मेथड। स्टेप ट्रेंच में क्या होता है, इसमें भी ट्रेंच खोदे जाते हैं, एक्सकेवेट किए जाते हैं, लेकिन स्टेप्स में अंदर खुदाई करते करते एक सीढ़ियाँ जैसी बना ली जाती है ताकि जो ट्रेंच की वाल्स हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिले, वो नीचे ना फिसले, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, और जो रिस्क ऑफ कोलैप्स है वो भी कम हो सके, इसलिए हम उनको स्टेप्स बनाते हैं। ऑल्सो यूज्ड फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ अ लार्ज माउंट विद ग्रेट थिकनेस। स्टेप ट्रेंच मेथड हम और वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी माउंड हो, एक पहाड़ जैसा हो जिसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो, उसको एक्सकेवेट करने के लिए भी हम यही मेथड यूज़ करते हैं, स्टेप ट्रेंच मेथड। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक बहुत बड़ी माउंड है, इसकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें स्टेप ट्रेंच मेथड यूज़ किया गया है। One more type of excavation is quadrant method. The mound or excavation site is led into 4 quadrants. इसमें क्या होता है, क्वाड्रेंट, क्वाड से आप समझ गए होंगे, क्वाड का मतलब होता है 4। एक माउंड जो एक बहुत चट्टान जैसी, पहाड़ जैसी कोई साइट हो या एक्सकेवेशन साइट हो, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, इसको तकसीम कर लिया जाता है 4 क्वाड्रेंट्स में। क्वाड मेथड इज यूज्ड फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ बुरियल्स एंड स्टूपास। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब हमें बुरियल्स जहाँ चीज़ों को दफनाया गया हो वहाँ, या जो स्टूपास बने हो वहाँ एक्सकेवेशन करने के लिए हम क्वाड्रेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लास्ट मेथड इज ओपन एरिया मेथड। ये भी एक्सकेवेशन मेथड का एक मेथड है, ओपन एरिया मेथड। ओपन एरिया मेथड इज हॉरिजेंटल मेथड। ओपन एरिया मेथड हॉरिजेंटल मेथड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर होता है। इन दिस मेथड बल्क्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन द स्मॉल ट्रेंचेस। इस मेथड में क्या होता है, बल्क्स को हम नहीं छोड़ते हैं छोटे छोटे ट्रेंच के दरमियान, हम एक ट्रेंच एज ए होल वो एक्सकेवेट करते हैं, डग करते हैं, जैसे हमने देखा था क्वाड्रेंट मेथड में या स्टेपर्ड मेथड में। उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे हम ट्रेंच खोदते हैं
बीच में थोड़ी सी जगह रहती है, उसको हम बंद रखते हैं, मतलब कमरे जैसे बना लेते हैं, बीच में एक दीवार रहती है, उसको हम बल्क कहते हैं। ओके, इस मेथड में, ओपन एरिया मेथड में वो बल्क्स हम नहीं रखते हैं ट्रंच के, छोटे छोटे ट्रंच के दरमियान। इसमें क्या होता है, द एंटायर एरिया इज एक्सकेवेटेड एज वन ट्रंच। एक एंटायर एरिया जो हम जहाँ एक्सकेवेशन कर रहे होते हैं उसको एक ट्रंच के तौर पे हम खोदते हैं, एक बहुत बड़ा खड्डा बनाते हैं और वहाँ से एक्सकेवेशन करके डिस्कवरीज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सकेवेशन। ये सारे टाइप्स थे, ये सारा आपको अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है, समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से समझ रहे होंगे। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कितनी पसंद आ रही हैं। द थर्ड टेक्निक इज़ डेटिंग मेथड्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेटिंग मेथड्स। इसमें भी टाइप्स हैं, रिलेटिव डेटिंग है और एब्सोल्यूट डेटिंग है। इनमें भी अलग अलग से टाइप्स हैं, जिनमें रेडियो कार्बन डेटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अक्सर एग्जाम्स में आता है और किसी भी एग्जाम में उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पढ़ते हैं अच्छे से डेटिंग मेथड्स। देयर आर सेवरल डेटिंग मेथड्स दैट हेल्प आर्कियोलॉजिस्ट्स टू फाइंड आउट हाउ ओल्ड ऑब्जेक्ट्स आर। डेटिंग मेथड्स में क्या होता है, आर्कियोलॉजिस्ट्स को मदद करते हैं ये पहचानने में, ये देखने में कि कोई ऑब्जेक्ट जो निकलता है, एक्सकेवेट किया जाता है या फाइंड आउट किया जाता है, ये पता लगाने में कि कितना पुराना है, ये कितना ओल्ड है। इन दिस पोस्ट वी विल डिस्कस सम वाइडली यूज डेटिंग मेथड्स। इस पोस्ट में, इस टॉपिक में हम जो वाइडली यूज डेटिंग मेथड्स हैं वो पढ़ने वाले हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेटिंग मेथड्स के जो मेन टाइप्स हैं वो रिलेटिव डेटिंग है और एब्सोल्यूट डेटिंग है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग मेथड्स कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस मेथड एस्टिमेट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज यंगर और ओल्डर देन अदर थिंग्स फाउंड एट द साइट। रिलेटिव डेटिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जो हमें ऑब्जेक्ट्स की या आर्टिफैक्ट्स की एग्जैक्ट एज नहीं बता पाता है, बल्कि उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हमें वो एक कंपैरिजन दिखाता है, एक रिलेशन दिखाता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना पुराना है या एक आर्टिफैक्ट दूसरे आर्टिफैक्ट से कितना यंगर है। ठीक है, एक कंपैरिजन, एक रिलेशन देखने को मिलती है। नाम से ही पता चलता है कि ये रिलेटिव डेटिंग मेथड है, मतलब एक कंपैरिजन देखने, आप फिगर में देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलेटिव डेटिंग मेथड कैसे काम करता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जो नीचे वाली लेयर है वो ओल्डेस्ट लेयर है, बहुत पुरानी लेयर है, और जो ऊपर वाली है वो यंगेस्ट लेयर है। बस इतना हमें ये देखने को मिलता है, एक कंपैरिजन बिटवीन द लेयर्स आर बिटवीन द आर्टिफैक्ट्स। रिलेटिव डेटिंग के 3 मेथड्स हैं, स्ट्रैटिग्राफी है, सीरेशन है और फ्लोरीन डेटिंग है। तीनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटिग्राफी को पढ़ते हैं। व्हेन एक्सकेवेटिंग एन आर्कियोलॉजिकल साइट यू कैन लिटरली सी द लेयर्स ऑफ डर्ट एंड डिब्रीज दैट हैव एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। स्ट्रैटिग्राफी में ये बताया जाता है कि जब हम एक्सकेवेट करते हैं किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को, तो हम वहाँ वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स देखते हैं जो डर्ट और डिब्रीज की बनी होती हैं। जो डर्ट, जो गंद एक्यूमुलेट जमा हुई होती है ओवर द टाइम, काफ़ी अरसे से। दीज लेयर्स आर नोन एज साइट स्ट्रैटिग्राफी। और इन्हीं लेयर्स को, जो डर्ट और डिब्रीज की बनी होती हैं, एक्यूमुलेट हुई होती है, उन्हीं लेयर्स को हम साइट की स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं। Stratigraphy allows archaeologists to construct a relative chronological sequence from the bottom, that's oldest, to the top, यानी कि youngest layers। जो स्ट्रैटिग्राफी है, जो ये लेयर्स ये हैं, इसी से एक हिंट मिलती है, एक हेल्प मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को, वो कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, जिसको हम रिलेटिव क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कहते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि जो ओल्ड से यंग, मतलब हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये जो डिब्रीज की लेयर है ये ओल्डेस्ट है, और जो टॉप मोस्ट होती है उसको हम कहते हैं ये यंगेस्ट है, यानी कि ये हाल हाल में ही बनी है। Artifacts found in these layers are at least as old as the deposit in which they are found। और जो आर्टिफैक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं इन लेयर्स से, वो उतने ही पुराने होते हैं जितनी पुरानी ये लेयर्स होती हैं। ठीक है, जिन लेयर से हमें ये मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लेयर जब बनी होगी तो उसी लेयर में जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिलेंगे, तो वो आर्टिफैक्ट्स भी उसी टाइम के होंगे जिस टाइम में वो लेयर बनती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल सी बात है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आर्टिफैक्ट्स जो पाए जाते हैं उन लेयर्स में, वो भी उसी टाइम पीरियड के होते हैं जिस टाइम पीरियड की ये स्ट्रैटिग्राफी होती है, या जिस टाइम की ये लेयर्स होती हैं, चाहे वो यंगेस्ट हो या फिर वो ओल्डेस्ट हो। इज इट क्लियर? अब दूसरा आता है इसका सीरिएशन। सीरिएशन मीन्स अरेंजमेंट इन सीरीज। सीरिएशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, एक सीरीज में लगाना। ठीक है, एक सीक्वेंस में लगाना। इट इज़ अ रिलेटिव डेटिंग मेथड इन विच आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम न्यूमरस साइट्स इन द सेम कल्चर आर प्लेस्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर।
ये भी रिलेटिव डेटिंग मेथड है, जिसमें क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स को हम जो कई सारी साइट्स से, बहुत मुख्तलिफ साइट से मिलते हैं जो आर्टिफैक्ट्स, उनको हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ हम रखते हैं। जो सेम कल्चर के हों, ये भी याद रखना है, जो सेम कल्चर के आर्टिफैक्ट्स हों उनको हम एक ऑर्डर के साथ रखते हैं। मतलब ऐसे रखते हैं कि जो पुराना हो तो उसको पहले रखते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये इससे यंगेस्ट है, उसके बाद उससे यंगेस्ट, तो ऐसे एक ऑर्डर के साथ हम रखते हैं। इसी मेथड को हम सीरिएशन कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिलेटिव डेटिंग इज फ्लोरीन डेटिंग. It is a method that measures the amount of fluoride absorbed by bones in order to determine their relative age. फ्लोरीन डेटिंग मेथड से हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है? ये वो तरीका है, ये वो मेथड है जो मेजर करता है फ्लोराइड को, कि किस अमाउंट में फ्लोराइड को एब्जॉर्ब किया है बोन्स ने, हड्डियों ने, जो हड्डियाँ जो लेयर्स में हमें पाई जाती हैं, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दियर रिलेटिव एज, ताकि हम उनकी रिलेटिव एज को डिटरमाइन कर सकें। जिस बोन में जितनी ज़्यादा फ्लोराइड होगी, फ्लोरीन होगा, तो उससे हम पता लगा सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ये ज़्यादा पुरानी है। और जिसमें कम फ्लोरीन होगा, जिसने कम फ्लोरीन एब्जॉर्ब किया होगा, तो हम बता सकते हैं कि ये यंगेस्ट है। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं टॉपिक जितने भी हैं। आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम दूसरा डेटिंग मेथड देखते हैं, एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। जो रिलेटिव डेटिंग मेथड था उसके जो टाइप्स थे वो मैंने अच्छे से समझा दिया आपको, अच्छे से मैंने दिखा दिया, हर कोई वर्ड मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। अब आता है हमारा एब्सोल्यूट डेटिंग। Absolute dating methods provide more specific origin dates and time range of possible years. The most commonly used absolute dating methods are, जो एब्सोल्यूट डेटिंग में, देखिए रिलेटिव डेटिंग में मैंने आपको बताया, सिंपल में आपको याद रखना है कि रिलेट किया जाता है चीज़ों को या फिर लेयर्स को, स्ट्रैटिग्राफी को। एब्सोल्यूट का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये वो मेथड है जो हमें स्पेसिफिक ओरिजिन डेट्स और ओरिजिनल टाइम रेंज बताते हैं पॉसिबल ईयर्स के। इसमें भी थोड़ी सी एस्टिमेशन में थोड़ी सी फ़र्क रहती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलता है यहाँ पे भी हमें, बट उतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं होती है। पॉसिबल वैल्यूज़ मिल जाते हैं, पॉसिबल ईयर्स या पॉसिबल डेट्स हम कह सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स हैं वो तीन हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी है और पोटेशियम आर्गन मेथड है। तीनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड को मैं फिर से रिपीट करूंगा। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड हमें स्पेसिफिक ऑरिजिन डेट्स और टाइम रेंज पॉसिबल सालों के बताते हैं। इसमें ज़्यादा फ़र्क रहती नहीं है, हमें पता चल जाता है कि किस साल का कौन सा ऑब्जेक्ट है। जो तीन कॉमनली यूज मेथड्स हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर किसी एग्जाम में। और दूसरा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी और तीसरा पोटेशियम आर्गन मेथड। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन टेक्निक डेवलप्ड इन 1950s बाय केमिस्ट विलार्ड एफ लिबी। ये मोस्ट कॉमनली और मोस्ट वाइडली नोन टेक्निक है जो डेवलप की गई है 1950s में एक केमिस्ट के द्वारा, जिसका नाम था विलार्ड एफ लिबी। ये भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसने डेवलप किया था। विलार्ड एफ लिबी ने 1950s में। रेडियो कार्बन डेटिंग मेजर्स द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक कार्बन 14 in any organic material like wood, plants, textiles and humans or animal remains to determine its age. देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग से हम आर्टिफैक्ट्स की एज को कैसे डिटरमाइन करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, ये जो रिमेन्स होते हैं, जो डेड या हम कहेंगे डिके रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14 के होते हैं, वो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल में देखे जाते हैं, जैसे वुड है, प्लांट है या टेक्सटाइल्स हैं या ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के रिमेन्स जो होते हैं, उनमें ये मेजर किया जाता है कि किस किस चीज़ में कितनी कंसंट्रेशन है कार्बन 14 आइसोटोप की। और वहीं से फिर पता चलता है कि जिसमें ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पुरानी चीज़ होती है, और जिसमें कम होता है तो उसमें वो बताया जाता है कि दैट दिस इज़ द यंगेस्ट वन। रेडियो कार्बन डेटिंग हैज़ सम ड्रॉबैक्स आल्सो लाइक द इश्यू ऑफ कंटेमिनेशन। रेडियो कार्बन डेटिंग के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, इसके डिमेरिट्स भी हैं, जैसे इशू ऑफ कंटेमिनेशन है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन मौजूद नहीं रहती है कंटेमिनेट होने की वजह से, तो हम एक्यूरेट एज नहीं बता सकते हैं चीज़ों की। प्रॉब्लम ऑफ डेट्स obtained फ्रॉम मैरीन सैम्पल्स एज दे फ्रीक्वेंटली appear ओल्डर दैन द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली इज़। हाँ, ये भी प्रॉब्लम है। जो डेट्स हमें मिलती हैं मैरीन सैंपल से, मैरीन मतलब समंदर में रहने वाले जो पशु होते हैं, उनसे वो फ्रीक्वेंटली क्या दिखते हैं, हमें ओल्डर दिखते हैं, वो पुराने दिखते हैं
किससे? जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली होते हैं उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट मिलता है, कोई चीज़ मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 10,000 साल पुरानी है, तो वो हमें उससे ज़्यादा पुरानी दिखेगी। वो उससे ज़्यादा मतलब वो हमें 20,000 साल पुरानी दिखेगी। तो ये भी प्रॉब्लम है रेडियोकार्बन डेटिंग की। तो इस चीज़ को भी आप ज़हन में रखिएगा कि रेडियोकार्बन डेटिंग के फ़ायदे होने के साथ-साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। दूसरा टाइप है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सिंस मोस्ट ट्रीज प्रोड्यूस अ रिंग और न्यू वुड एनुअली, archaeologists use the variation in cross sections of wood to produce timelines. Dendrochronology is a scientific method of dating based on the growth of tree rings. डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, डेटिंग का, जो टोटली बेस्ड है ग्रोथ ऑफ ट्री रिंग्स पे। जब हम एक पेड़ काटते हैं ना, उसके अंदर वो छोटे छोटे वो रिंग्स आपने देखे होंगे, टोटली उन पे बेस्ड है। ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ट्रीज़ की जो ये रिंग्स हैं किस टाइम पीरियड में ग्रोथ हुई है इनकी, और जैसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इनसे पता चल जाता है कि रेनी सीजन में कौन सी रिंग डेवलप हुई है या ड्राई सीजन में कौन सी रिंग डेवलप हुई है। तो टाइम लाइन्स को हम बता सकते हैं, इनकी जो क्रॉस सेक्शन है लकड़ी के या ट्री के, जो एनुअली ग्रो होते हैं एक ट्री के, उनसे हम पता लगा सकते हैं। टाइम लाइन का हम उनसे पता लगा सकते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड इज पोटेशियम आर्गन मेथड. This method measures the ratio of argon gas in igneous volcanic rock to estimate how much time has elapsed since the rock cooled or solidified. ये वो मेथड है जिससे हम देख पाते हैं जो इग्नियस वॉल्केनिक रॉक होती है, जो आतिशफशान से फटने वाले जो पत्थर होते हैं, उनमें आर्कियोलॉजिस्ट्स जो हैं ये आर्गन गैस की रेशियो को चेक करते हैं, मेजर करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि कितना टाइम गुजरा हुआ है जब से ये कूल हुए हैं, जब से ये सॉलिडिफाई हुए हैं, और वहीं से हमें टाइमलाइन का पता चल जाता है कि कितने पुराने ये पत्थर हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डेटिंग टेक्निक्स। इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने इसमें एक्सकेवेशन, एक्सप्लोरेशन, डेटिंग मेथड्स पढ़े। हर किसी चीज़ को हमने एक नज़ाकत के साथ पढ़ा। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।